फिर स्टार्ट कर देना तुम। ओके मैम। मैम हाँ, आवाज आ रही है, स्टार्ट करिए आप। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आ रही है। ओके मैम। गुड ओके, गुड मॉर्निंग मैम एंड माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ संयोगिता, बीएड फर्स्ट ईयर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर। टुडे आई एम गोइंग टू present a PowerPoint presentation, paper second, sociological perspectives of education, under the guidance of and Dr. R.P. Saini sir. And knowledge about the Indian Constitution, preambles, fundamental rights, duties and citizens, and directive principles of the state policies, and articles related to education. These are the outline. संविधान की कार्य सब भारतीय मूल संयोगिता, आवाज कट रही है तुम्हारी, आवाज क्लियर नहीं ओके आ रही है। मैम, अब आ रही है? हाँ हाँ, ठीक। ब्राइस जो राइटर थे उन्होंने कहा कि संविधान ऐसे नियमों का एक संग्रह होता है जिसमें सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है और जिनके द्वारा संचालन होता है। वहीं पे गिलक्राइस्ट है, उन्होंने कहा कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों, विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के समान सिद्धांत विकसित किए जा रहे हैं। मतलब संविधान वो है जिससे हमें पता चलता है कि देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी, सरकार का चयन कैसे किया जाएगा, जो शक्तियां हैं उनका वितरण कैसे किया जाएगा, देश के जो नागरिक हैं उनके अधिकार क्या होंगे, उन्हें अधिकार क्या मिलेंगे, और जो हम लोग नागरिक हैं देश के, उनको देश के प्रति क्या कर्तव्य होंगे, सरकार का उत्तरदायित्व क्या होगा देश के प्रति। इन सभी को निर्धारित या लागू करने के लिए जो नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं, ये जो नियम और सिद्धांतों का जो कलेक्शन है, संग्रह है, उन्हीं को संविधान कहा जाता है। अब अगला आता है कि भारतीय संविधान। जैसा कि हमें पता है कि हमारा संविधान बहुत विस्तृत, महान, बड़ा संविधान है और हमारे देश में अनेक धर्म हैं, अनेक संस्कृतियां पाई जाती हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों के लिए महान पुस्तक गीता हो सकती है, कुछ के लिए कुरान हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए बाइबिल हो सकती है, और किसी दूसरे के लिए और कोई अच्छी बुक कोई दूसरी हो सकती है। लेकिन हम जिस देश में रह रहे हैं, यहाँ पे जो रहते हैं, वहाँ पे विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी देश की सबसे महान पुस्तक है वो है भारत का संविधान। वो संविधान जिसके तहत सारे कानून बनाए जाते हैं, सारे नियम बनते हैं, जिसके तहत सारे लोग काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट काम करती है, हाई कोर्ट काम करती है, और संसद काम करते हैं, विधानमंडल काम करती है, जैसे प्रधानमंत्री काम करते हैं, राष्ट्रपति काम करते हैं। उन ये सब उसी के तहत काम करते हैं जो हमारा भारतीय संविधान है, और उसी के तहत हमें पता चलता है कि हमारे अधिकार क्या होंगे जिससे हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। मैम आवाज आ रही है? हेलो मैम। आ रही है, आ रही है। ओके ओके। तो भारतीय संविधान एक सामाजिक, राजनीतिक और गतिशील दस्तावेज है। गतिशील मतलब कि ये जो हमारा संविधान है बड़ा क्यों, क्योंकि इसमें आठ छोट सुझाव, मतलब सुझाव देते रहे, जो बीच में संशोधन भी होते रहे, तो ये निरंतर विस्तृत रूप लेता रहा है।
यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारे के आदर्शों पर आधारित है। यह सरकार और शासन के बीच की जो शक्तियां हैं उनको परिभाषित करता है, उनके क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए, उनको निर्धारित करता है और उनके बीच सीमाएं भी निर्धारित करता है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। उसके अंतर्गत पहला पॉइंट है संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग सबसे पहले की थी 1934 में। 1934 में वामपंथी आंदोलन के नेता एम एन रॉय ने रखा था। वामपंथी आंदोलन यानी कि ऐसी विचारधारा के लोग थे जो समाज में आर्थिक और जाति के समानता लाना चाहते थे, यानी कि सभी समान हो। वो वामपंथी आंदोलन का। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रखा संविधान सभा की मांग। उसके बाद 1938 में रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान जो इस वर्ष के वो किया जाएगा, यानी इसको बात। और इनकी जो इन्होंने ये शर्त रखी थी ब्रिटिश थी 1940 जिसे हम अगस्त जानते हैं। उसके बाद 1940 में ब्रिटिश सरकार के भारत का संविधान बनाने के लिए उसने के बाद मना कर दिया। उनका कहना था मुस्लिम भारत को बांटा जाए और अपनी अलग। उस बाद विधानसभा का गठन नहीं हुई, लेकिन मान लिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा का गठन। तो जब मुस्लिम लीग ने तो ब्रिटिश योजना भेजी। इसमें से कुछ शर्तें दी गई थी जो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के गठन के लिए मान लिया था, यानी कि उन्होंने मंजूरी दे दी कि संविधान सभा का गठन किया जाए। तो संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में। इसमें कुछ सुझाव दिए गए थे। उसमें से बताया था कि संविधान सभा की सदस्य संख्या होनी चाहिए। इसमें से 200 सीटें को जानी। दूसरा की देशी रियासतों को जनसंख्या में आवंटित की जाए। सीट 3 समुदाय में किया जाए। इन समुदाय मतलब मुस्लिम और सिख और अन्य में मुस्लिम और सिख को छोड़ के बाकी सब आ रहे हैं। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का समुदाय के संयोगिता, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है बेटा। तुम्हारे क्या नेटवर्क इश्यू है क्या? हम गांव बहुत। में है तो हो सकता है। हाँ हाँ, चलो चलो कंटिन्यू करो। ओके मैम। इसके बाद अगला आता है संविधान सभा की कार्य प्रणाली। इसमें जब संविधान सभा का गठन किया गया तो चुनाव भी हुए। चुनाव हुए जुलाई अगस्त के बीच में 1946 में, जिसमें से टोटल सीटें थी 296 और 296 पे सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें 208 सीटें मिली कांग्रेस को और 73 सीटें मिली थी मुस्लिम लीग को और जो 15 सीटें थी वो अन्य लोगों को मिली थी। इसमें जो देशी रियासत थी उन्होंने अपने को संविधान सभा से अलग कर लिया था। इसमें संविधान सभा की पहली बैठक की गई 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर हॉल में की गई थी। इसमें से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और इसी में भी 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसी में से पाकिस्तान ने अपनी अलग मांग की थी कि हम
मेरा अलग कर दीजिए। उसके बाद दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें से स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जब तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, इसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? पहला था कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान निर्माण की घोषणा करती है। अगला था कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र व अन्य बाहरी राज्य अपनी इच्छा के अनुसार भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं। अगला था कि भारत के जो संविधान है उसकी जो शक्ति होगी उसका स्रोत भारत की जनता होगी। अगला था कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समानता, धर्म की स्वतंत्रता आदि को सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें से अगला था कि भारत संघ की एकता को रखना। अगला शांति अल्पसंख्यक और पिछड़े लोगों जाति क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा दी जाए। और अगला था भारत की प्राचीन गरिमा को पुनः स्थापित किया जाए। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव थे इनको 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव में ये पॉइंट शब्द लिखे हैं, स्वतंत्र, संप्रभु, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, सुरक्षा, समानता, धर्म की स्वतंत्रता, एकता, गरिमा, ये सब कहीं ना कहीं हमारी प्रस्तावना में भी मिलते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। अगला आता है संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा द्वारा कई समितियां बनाई गई थी, जिसमें से 8 बड़ी समितियां थी और छोटी थी। जो 8 बड़ी समितियां थी उसमें से थी एक प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह समिति इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसे संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जिम्मेदारी इसको दी गई थी कि ये संविधान बनाएगी। इसमें से 6 सदस्य और भी थे। ये तो उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसमें थे अगले थे एन गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंकर, डॉक्टर मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतांग। प्रारूप समिति ने सारे विचार विमर्श करने के बाद ही संविधान का प्रारूप प्रकाशित किया, यानी बनाकर तैयार किया था। इनका ये जो प्रारूप समिति ने बनाकर तैयार कर दिया था अक्टूबर 1948 को। उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे संविधान का प्रभाव में आना, यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था 4 नवंबर 1948 को। यानी कि इस दिन संविधान सभा में जो संविधान बना था उन्होंने 4 नवंबर 1948 को पहली बार पढ़ा था, जिसमें से डिस्कशन चला था 9 नवंबर 1948 तक। उसके बाद दूसरी बार पढ़ा गया 15 नवंबर 1948 तक। उसमें डिस्कशन चला 17 अक्टूबर 1949 तक। उसके बाद तीसरे बार जब पढ़ा गया 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। यानी कि जब 26 नवंबर 1949 को ये स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा, तो इन 4 नवंबर से 26 नवंबर के बीच जो भी डिस्कशन हुए उसमें से 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए थे, लेकिन केवल 2,473 पर ही चर्चा हुई थी। इन पर ही ज्यादा डिस्कस किया गया था। उसके बाद उस दिन जब 26 नवंबर 1949 को उस दिन सभा में 284 सदस्य प्रेजेंट थे, जिसमें से उन्होंने संविधान पर साइन किया था। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइन किए थे, जिसमें साइन करने में 15 महिलाएं भी उपस्थित थी जिन्होंने साइन किया था। इस प्रकार हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया।
जब यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया जा रहा था, उससे पहले भी एक बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जिसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान भी अपनाया गया था। हमारे संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, जिसमें से 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब हम अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रारूप। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान निर्माताओं ने अपने देश की, जो हमारे देश की परिस्थितियां थी, जरूरतें थी, उनको ध्यान में रखकर भारत का संविधान बनाया। इन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, विचार विमर्श किया, चिंतन किया। उसके बाद 10 देशों के संविधान को अपने देश में शामिल किया। उनमें से के नाम है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, रूस, जापान, फ्रांस, आयरलैंड। और जब ये हमारा लागू किया गया था संविधान 26 जनवरी 1950 को, उस समय मूल जो अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। और अभी जो हमारा संविधान है उसमें 470 आर्टिकल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, या हम कहेंगे कि इसकी प्रस्तावना, जैसे भूमिका भी कह सकते हैं, परिचय भी कह सकते हैं। जैसे कि N.A. पालिकावाला ने कहा था कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उस संविधान का परिचय पत्र है। हमारे जो संविधान निर्माताओं ने उन्होंने भी भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना दी है, जिसमें संविधान उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। देखिए हमारी प्रस्तावना में क्या, कि भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। इसमें जो है हम भारत लोग इनमें जो जो शब्द हैं, संपूर्ण, प्रबुद्ध, संपन्न, इसकी में हम आगे चर्चा करेंगे। जिसमें से पहला है कि हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग इस संविधान को खुद स्वीकार करने का संकल्प ले रहे हैं। मतलब ये कि संविधान की जो सारी शक्ति है वो देश की जनता में निहित है और लोगों से ही संविधान को सारी ताकत मिलती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम कह सकते हैं कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। अगला हमारा आता है संप्रभुता। संप्रभुता मीन्स किसी पर निर्भर ना होना, यानी कि ऐसा देश जो किसी दूसरे देश के प्रभाव में न रहे, हमेशा आजाद हो, मुक्त हो। यानी भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्तियों के नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त हो, स्वतंत्र हो। मतलब वह अपने नियम खुद बना सकता है, अपने मामले खुद सुलझा सकता है, अपने निर्णय भी ले सकता है, किसी दूसरे को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होती, किसी बाहरी शक्ति का इस पे कोई प्रभाव नहीं होगा। अगला हमारा आता है समाजवादी। समाजवादी शब्द को हमारी प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें सन था 1976, जिसका अर्थ था लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना। यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे जो निजी क्षेत्र है और जो सार्वजनिक क्षेत्र है, उसमें दोनों कंधे से कंधा मिलाकर अपना सफर करें। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए, चाहे उसकी कोई जाति हो, रंग हो, लिंग हो, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। सभी को समान अवसर प्रदान किए जाए, सभी को समान दर्जा दिया जाए, बराबर का दर्जा दिया जाए। ये था हमारा समाजवाद। अगला शब्द था इसमें धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष को भी
समाजवाद शब्द के साथ जोड़ा गया, जैसे कि हमारे देश में अनेक धर्म हैं, तो इसमें कहा गया कि सभी धर्म को मानने, सभी को अपना अपना धर्म मानने, उपासना करने, उसकी पूजा पाठ करने, सुरक्षा और समानता पाने का अधिकार है। यानी कि कोई भी इसमें इसका एक मौलिक अधिकार भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हम आगे पढ़ेंगे। अगला है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मीन्स जनता के शासन का तरीका, यानी उसकी जो व्यवस्था है। लोकतांत्रिक, लोकतंत्र से बना। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, यानी जो अब्राहम लिंकन है, उन्होंने अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा है लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा कि लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। अगला शब्द आता है हमारा बंधुत्व। बंधुत्व मतलब कि भाईचारे की भावना रखना, सभी नागरिकों के प्रति भाईचारे की भावना रखना, उनके साथ प्रेम व्यवहार से रखना। और ये तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे के विकास में सहयोग करें, विचार विमर्श करें और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। अगला शब्द आता है हमारा गणराज्य। गणराज्य उस राज्य को कहा जाता है जिसका प्रधान यानी कि जनता द्वारा निर्वाचित किया जाए, जनता द्वारा चुना जाए, राजा का शासन ना हो, यानी कि जैसे कि ब्रिटेन में होता है वैसा ना हो, अपनी लोगों के बहुमत के इच्छा अनुसार चुना जाए। अब हमारा अगला आता है न्याय। भारतीय संविधान में 3 प्रकार। यस मैम। नहीं, कुछ नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय बताए गए थे। अभी हमने सामाजिक न्याय का अर्थ था कि भेदभाव रहित समाज की स्थापना करना, यानी कि उस पे किसी भी यानी किसी व्यक्ति की कोई भी जाति है, धर्म है, लिंग है, उसके साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए। आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में आर्थिक कारणों से आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना किया जाए, इसमें आय और संपत्ति की असमानता को दूर किया जाए। तीसरा न्याय था राजनीतिक न्याय, यानी राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह किसी सार्वजनिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या फिर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने की बात हो, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएं। अगला शब्द आता है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब कि लोगों के गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक न की जाए, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें से 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जैसे विचार, अभी हमने पढ़ा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार मतलब कि हर व्यक्ति को सोचने और समझने और सपने देखने की आजादी है, वो अपनी सोच को दूसरों के सामने विचार प्रस्तुत कर सकता है, उससे विचार विमर्श कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार विश्वास करने की आजादी है, अपना कोई भी धर्म मानने की आजादी है, पूजा पाठ करने की उसकी आजादी है। आज क्यों हमें आजादी मिली हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी हमारी स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता बाधित हो, उसे कोई परेशानी हो। अगला वर्ड आता है समानता। सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, यानी उसका कोई वर्ग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को सभी क्षेत्र में समान अवसर प्रदान किए जाए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक हो, सभी को उसको समान अवसर प्राप्त है, समान दर्जा दिया जाए, बराबर का दर्जा दिया जाए। ये थे हमारे प्रस्तावना में कुछ मुख्य बिंदु। अब हम आगे देखते हैं मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है, आर्टिकल 12 से 35 तक। ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, यानी कि अमेरिका से प्रभावित हैं। अभी हमारे मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार,
जिसमें से आर्टिकल 14 से 18 तक दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें से आर्टिकल 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें से आर्टिकल 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद दिए गए 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन जो 7वां था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया है। उसे हटा के 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अभी इस समय 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से पहला हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में 14 से 18 आर्टिकल तक दिए गए थे। उसमें से है अनुच्छेद 14। आर्टिकल 14 में कहा गया था कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कानून के सामने कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अधिकारी हो या अधिकारी ना हो, सभी के लिए कानून समान होगा। किसी के लिए कोई विशेष प्राप्त नहीं किए जाएंगे, सभी को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और यह भी कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित भी किया जा सकता है। अगला था आर्टिकल 15, जिसमें कहा गया था कि धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न किया जाए, यानी सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। आर्टिकल 16, उसमें कहा गया कि लोक सेवा में अवसर की समानता प्रदान किया जाए, यानी सभी को समान अधिकार प्राप्त किए जाएं। आर्टिकल 17 था, उसमें कहा गया यानी कि छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत, इसका मकसद था कि लोगों में इंसानियत की भावना को मजबूत करना, ताकि एक ही समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग मिलजुल कर समान रह सकें। आर्टिकल 18 में कहा गया था उपाधियों का अंत। इसमें कहा गया राज्य, सेना और एजुकेशन से रिलेटेड उपाधियों को छोड़कर अन्य कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगा, यानी इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को ऐसी कोई पदवी न देना जो असमानता को दर्शाए। ऐसा इसलिए किया गया था, पहले अगर कोई व्यक्ति किसी अच्छे परिवार में जन्म लेता है तो उसके नाम कहेंगे महाराजा या राजा साहब या दीवान साहब, ऐसे शब्द जोड़ दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा शब्द नहीं लगाए जा सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त करेगा तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। और हमारे भारत में जो पुरस्कार मिलते हैं, पद्म विभूषण या पद्म भूषण, पद्मश्री, ये जो पुरस्कार मिलते हैं, वो लोग भी अपने नाम के आगे इन्हें नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाएंगे तो इन्हें वापस लिया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें से आर्टिकल 19 से 22 तक दिए गए थे। आर्टिकल 19 में कहा गया है कि सभी व्यक्ति को विचार विमर्श कर स्वतंत्रता है, आजादी है, यानी विचारों दूसरों के साथ प्रस्तुत करते हैं। ज्ञापन की स्वतंत्रता दी गई थी और सभा करने की स्वतंत्रता भी, कि आप स्वतंत्रता पूर्वक, शांति पूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। समूह बनाने की स्वतंत्रता है कि आप कोई भी समूह बना के संघ बना सकते हैं, जैसे राजनीतिक दल हो गया, कंपनी, समितियां हो गई, संगठन बना सकते हैं। घूमने की स्वतंत्रता है, यानी कि हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। यह जो घूमने की स्वतंत्रता है हमें बताती है कि ये जो भारत है, हम सभी नागरिकों के लिए एक समान है। निवास की स्वतंत्रता, यानी कि कहीं भी हम रह सकते हैं। व्यापार करने की आजादी प्राप्ति, यानी कि कोई भी पेशा अपनाने की छूट प्रदान की गई थी। आर्टिकल 20 में कहा गया कि अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में आर्टिकल है। इसमें 20 में कहा गया कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो अगर वो कानून की नज़र में अपराध है, यानी कि कानून उसे अपराधी मानता है, तो ही वो उसे दंड दिया जाएगा। अगर वो अपराध नहीं मानता है तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे अगर किसी ने चोरी की और उसकी सजा
और वो कानून की दृष्टि में सही है तो फिर उसे अपराध नहीं दिया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा। अगर गलत है तो ही उसे दंडित किया जाएगा, यानी उसे सजा दी जाएगी। और इसी पे अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, अगर उसने चोरी की है और सजा उसकी 1 साल है तो उसे 1 साल की ही सजा मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं आप। और अगर उसे एक बार ये सजा मिल चुकी है तो उसे दोबारा उसी अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती है। अब आता है आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 का इसमें कहा गया कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये 2002 में जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट में। आर्टिकल 22 में था निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। निरोध यानी स्वतंत्रता से वंचित कर देना। इसमें से कई अधिकार दिए गए थे, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो पूछ सकता है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उसे ये भी जानने का अधिकार है और वो अपनी वकील, ये सारे अधिकार उसमें आर्टिकल 22 में दिए गए थे। अब आगे हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें से आर्टिकल 23 और 24 थे। आर्टिकल 23 में कहा गया कि मानव के साथ कोई शोषण नहीं किया जाएगा, यानी कि जैसे पहले दास प्रथा प्रचलित थी, लोगों के साथ मजदूरी करवाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 24 में कहा गया कि बाल श्रम का निषेध, यानी कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें फैक्ट्री हो गया, होटल हो गया, दुकान कारखाने हो गए, उसमें से काम नहीं करवाया जाएगा। जैसे पटाखे की फैक्ट्री हो गई, उसमें से काम करने के लिए मना किया गया था। अगला स्वतंत्र अधिकार। 28 तक गए थे। आर्टिकल 25 में कहा गया था कि भारत के सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने, उसका उसका प्रचार प्रसार करने के अधिकार प्राप्त हैं। आर्टिकल 26 कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब जो धार्मिक समूह है, संगठन है, ट्रस्ट है, उसके स्वतंत्रता की कार्य की धर्म के लिए किसी टैक्स के लिए बात नहीं की है, टैक्स नहीं है। आर्टिकल 28 में कहा कि राज्य की धार्मिक में जो धार्मिक पूजा पाठ है, धार्मिक शिक्षा अगर दी जा रही है तो उसमें बाध्य नहीं किया जाएगा, उनको मजबूर नहीं किया जाएगा कि नहीं इसमें शामिल होने के लिए। अगर उनका मन है तो वो शामिल हो सकते हैं, अगर नहीं है तो ना हो। अगला हमारा आता है संस्कृति और शिक्षण संबंधी अधिकार। इसमें से आर्टिकल 29 और 30 दिया गया था। जैसा कि हमें पता है कि हमारे भारत में अनेक संस्कृतियों वाला देश है, अनेक प्रकार की धर्म, संप्रदाय, भाषाएं सम्मिलित हैं। तो आर्टिकल 29 में कहा गया कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 में कहा गया था कि सभी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण जो संस्थान है उनकी स्थापना कर सकता है, उनकी प्रबंधन का पूर्ण अधिकार होगा उनको, वो अपने रुचि के अनुसार उसमें पढ़ सकते हैं या फिर संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें से आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल बताया था। उन्होंने कहा कि आर्टिकल जो 32 है वो संविधान की आत्मा और हृदय है, यानी कि उन्होंने कहा कि वास्तव में अधिकार तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें लागू किया जा सके। यदि उनका हनन होता है और उनका हम उपचार किया जा सके। मतलब अगर ये हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं, अगर इनका कोई भी उल्लंघन होता है किसी भी तरीके से,
तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। ये थे हमारे मौलिक अधिकार। अब जब हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं तो कुछ उनके मौलिक कर्तव्य भी हैं। मौलिक कर्तव्य जो हैं वो हमारे संविधान में पहले नहीं थे, संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें 1976 में 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, तब जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह का कहना था कि मूल कर्तव्य में, संविधान में मूल कर्तव्य की भी होना चाहिए। उन्होंने 8 मूल कर्तव्य प्रदान दिए थे, लेकिन जो वहाँ की केंद्र सरकार थी इंदिरा गांधी, उन्होंने 2 और जोड़ दिए थे मौलिक कर्तव्य। और बाद में लास्ट में एक और जोड़ा गया था 11/2002 में। इस प्रकार हमारे मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 का में यानी 4A में आर्टिकल 51A के तहत लिखे गए हैं। उसमें से पहला था संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना था। दूसरा था स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। तीसरा था भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। चौथा था देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर को मतलब उनकी देश की रक्षा करें। कंटिन्यू उसमें से जो पांचवा था उसमें था भारत के सभी नागरिकों में समानता, भ्रातृत्व की भावना यानी कि भाईचारे की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा और वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव न करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगला था हमारा कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां था कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी या वन्य जीव आते हैं उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और जो प्राणी हैं उनके प्रति दया का भाव रखें। आठवां था वैज्ञानिक तथा मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाकर सुधार की भावना का विकास करें। अगला था सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। अगला था व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयत्नों में सभी क्षेत्रों में उन्नति करने का निरंतर प्रयास करें जिससे राष्ट्र उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। 11वां था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यही दो जो 2002 में जोड़ा गया था, ये 11वां। अब हम आगे पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब राज्य के नीति को निर्देशन करने वाले तत्व। ये आयरलैंड से लिए गए थे। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है जिनका लक्ष्य था कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसमें से पहला हम देखते हैं आर्टिकल 36। इसमें से राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा यानी ये जो राज्य शब्द है इसको परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 36 में इसे राज्य की विस्तृत परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 37 अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इसमें कहा गया कि जो नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो गैर न्यायोचित है यानी कि नॉन इन्फोर्सिबल है। यानी इसके हनन पे अगर इसका कोई उल्लंघन हो रहा है नीति निर्देशक तत्वों का, तो ये न्यायालय ये नहीं कह सकते कि कोर्ट पे जाके कि इन्हें लागू करना ही चाहिए, उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि जब कोई नियम या कानून बनते हैं तो राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्वों को भी लागू करें। अगला है हमारा आर्टिकल 38। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक,
व्यवस्था का निर्माण करें। यानी आर्टिकल 38 के तहत राज्य कहता है कि राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था की ग्रोथ का प्रयास करें जिससे सामाजिक और आर्थिक हो गया, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके और आय प्रतिष्ठा सुविधाओं का अवसर प्राप्त हो, असमानता को खत्म किया जाए, सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। अगला है हमारा आर्टिकल 39 ए भी इसी में है। राज्य का अनुसरणीय कुछ नीति तत्व और सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। इसमें कहा गया कि सभी नागरिकों को समान रूप से पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। यानी सभी को, जो फीमेल है मेल है, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले और जो वर्कर्स हैं उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, जो बालक हैं उनके स्वास्थ्य के विकास पर ध्यान दिया जाए। इसमें यह भी कहा गया कि जो समान न्याय मिले और जो गरीब हैं उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए ताकि उनको न्याय मिल सके। अगला है हमारा आर्टिकल 14 ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। यानी ऐसे व्यक्ति को, जैसे किसी व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है तो मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है। तो कोई दिव्यांग है तो उन्हें ट्राईसाइकिल देना, जो वृद्ध नागरिक हैं उन्हें वृद्धा पेंशन योजना देना। ये सब राज्य का कर्तव्य होगा और अधिकार भी कि ये राज्य करे, मतलब कि ऐसा। आर्टिकल 42 इसमें कहा गया कि काम की न्याय संगत और कुछ दशाओं की सहायता की व्यवस्था। इसका मतलब कि व्यक्ति के अनुकूल दशाओं का निर्माण करना। यानी कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, सभी को काम करने का टाइम फिक्स हो, उनका स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, को छुट्टी भी दी जाए और सारी सुविधाओं की बात की गई इसमें। इसमें से है आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। यानी राज्य सभी काम करने वालों को काम दे। जैसे गांव में जैसे ग्रामीण कुटीर उद्योग चल रहा भी, निजी और अपने काम को आगे आगे हम देखते हैं आर्टिकल 44। इसमें कहा गया कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। यानी राज्य जो है भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्राप्त करने का प्रयास करें। मतलब कानून एक समान हो, चाहे वो किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो या फिर किसी जात के हो, सभी के लिए एक ही कानून होगा। अगला है आर्टिकल 45। इसमें कहा गया कि जो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी प्रॉपर देखभाल की जाए और जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। आर्टिकल 46 इसमें कहा गया कि जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति हैं और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि। यानी कि उनको कुछ जो मतलब जो SC ST हैं और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी जाएं, आर्थिक हितों का प्रोत्साहन दिया जाए और जो उनके साथ समाज में हो रहे अन्याय है, शोषण है, उससे उनकी रक्षा की जाए। अगला है आर्टिकल 47। यानी पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा और लोक स्वास्थ्य को सुधार। यानी इसमें कहा गया कि लोगों के जो जीवन का स्तर है, स्वास्थ्य सुधार के प्रति राज्य का कर्तव्य है कि जो मादक पदार्थ हैं, यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उन पे रोक लगाई जाए। अगला संगठन। राज्य जो है कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा संगठित करने का प्रयास करेगा। जैसे अभी जो है जैसे गाय और अन्य पशुओं की बलि न देने पर रोक लगा, जैसे अभी यूपी ने लगाया हुआ है गौ हत्या पे। पर्यावरण का संरक्षण करें, वन्य जीवों की रक्षा करें। अगला आता है आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। यानी जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, भवन है, वस्तुएं हैं, उनकी देखभाल करें
और उनका संरक्षण करना ये राज्य का कर्तव्य होगा। अगला आता है हमारा आर्टिकल 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। यानी कि जो राज्य की लोक सेवाओं में जो न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। यानी पहले जो लोक सेवक थे जैसे कलेक्टर, तहसीलदार वगैरह, उनके पास कानूनी शक्तियां होती थी जिससे वे अपने समान प्रशासनिक शक्तियों के साथ ही प्रयोग करते थे। लेकिन अब ये कानूनी शक्तियां जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंप दी गई हैं, जिससे वो सीधे हाईकोर्ट न्यायालय के तहत काम करते हैं। अगला आता है आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति की अभिवृद्धि। यानी कि जो इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा के प्रयासों को प्रोत्साहन प्रोत्साहन देना, विवादों को आपस में सुलझा लेना, राष्ट्रों के प्रति न्यायपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, और जो उनके जो संधियां वगैरह है, कानून वगैरह है, उनके प्रति आदर का भाव रखना। ये थे हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व, जो कि जिनको हमें कोर्ट में या हाई कोर्ट वगैरह में जाके इनको ये नहीं कह सकते नहीं ये लागू करना ही चाहिए, लेकिन राज्य का कर्तव्य होगा कि वो जब नियम और कानून बनाए तो इनको ध्यान रखे। इन्हीं में इसीलिए जब ये लागू नहीं किए जा सकते हैं तो इनमें जो एक टीटी घृणाचारी हैं, प्रारूप समिति के सदस्य थे, इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर है। और वहीं पे जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव संविधान सभा के, उन्होंने कहा कि राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षिक मूल्य वाला बताया है। अब हम आगे देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। उसमें से पहला लिखित और निर्मित संविधान। लिखित यानी कि हमने पढ़ा कि हमारा संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके विचार विमर्श करके उसके बाद लिखना शुरू किया। पूरा संविधान जो लिखा वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, और 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो हमारा जो संविधान है वो लिखित और निर्मित भी है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारतीय संविधान, जिसके तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये सारे काम करते हैं। इसमें से पहले जब संविधान बना था तब 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब जब कई बार संशोधन हो चुके हैं, उसके बाद 470 आर्टिकल में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। लगातार संशोधन हो रहा है, इसके कारण हमारा संविधान और विस्तृत होता जा रहा है। अगला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना। ये हम पढ़ चुके हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना यानी कि किसी भी विदेशी या आंतरिक शक्तियों के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होना। यानी कि भारत को या भारत के लोगों को किसी भी बाहरी या विदेशी सत्ता के अधीन होकर या दबाव में आकर काम नहीं करना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना यानी कि हमारे धर्म भारत में अनेक धर्म हैं। सारे धर्म के लोग सारे नागरिक कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है हमारा समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य। यानी कि समाज में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे जिससे सभी आगे बढ़ सके, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। अगला है हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि ऐसा राज्य जिसमें शासन जनता द्वारा चलता हो, यानी कि जनता द्वारा चुना जाता हो, किसी राजा का शासन ना हो। अगला है हमारा एकात्मक एकात्मकता और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। यानी कि हमारा संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। भारतीय संविधान में नागरिकता यानी कि संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, आपातकालीन, ये सारे प्रावधान दिए गए हैं। अगला है हमारा संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया वो सरल होती है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान हो गया। अनम का मतलब
कठोर, जिससे संविधान की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। मतलब संशोधन करना बहुत आसान नहीं होता है, जैसे अमेरिका का संविधान हो गया। लेकिन भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला, यह दोनों का मिला जुला रूप है। अगला है हमारा संसदीय प्रणाली की स्थापना। भारत सरकार में संसदीय प्रणाली, यहाँ पे दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत संसद को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ पे दोहरी कार्यपालिका होती है, एक जैसे नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व है और वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री और उनका जो उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल भी आता है। अगला हम देखते हैं मूल अधिकारों की व्यवस्था। जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे संविधान में मूल अधिकार भी दिए गए हैं। मूल अधिकार भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक, नीति निर्देशक तत्व तो ये भी भाग 4 में दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विशेष अधिकार, यानी कि जो SC ST के लोग हैं उनको विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं। एक राष्ट्र की व्यवस्था, जैसे कि हमने पढ़ा कि देश संप्रभुता, सुरक्षा, एकता और अखंडता को पे ज्यादा बल देता है। अगला है आपातकालीन व्यवस्था। ये आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है। आपातकाल की भी व्यवस्था की गई संविधान में। मूल कर्तव्य व्यवस्था है, जिसे हमने मूल मौलिक कर्तव्य पढ़े, 6 मौलिक कर्तव्य। और उसके बाद नागरिकता का संविधान के भाग 2 में दिया गया है, आर्टिकल 5 से 11 तक। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, भारत में सभी को वोटिंग करने का अधिकार है, यानी कि 18 से जो अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक हैं उन्हें बिना किसी भी जाति का हो या धर्म का हो, वंश, लिंग उसकी कुछ भी हो, उसको वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त करता है। यह सामाजिक असमानताओं को दूर करता है और नागरिकों के लिए राजनीतिक समानता और सिद्धांत को बनाए रखने में मदद करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद। आर्टिकल 15(3) स्त्री शिक्षा के प्रति विशेष प्रावधान। इसमें कहा गया है कि यदि महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से रोक नहीं सकता है। यानी कि आर्टिकल 15 कहता है कि सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, लेकिन 15(3) में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हो और बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 21(a) शिक्षा का अधिकार। इसमें कहा गया कि ये पहले आर्टिकल 45 में था। इसमें कहा गया था कि 10 वर्ष तक जो बच्चे हैं, 10 वर्ष तक जो बच्चों की आयु 14 वर्ष तक है, उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा और उन्हें वो राज्य होगा उनकी उचित भागी। धार्मिक शिक्षा के प्रति प्रावधान आर्टिकल 28। इसमें ये भी कहा गया कि राज्य, यानी कि जो शैक्षिक संस्थान है, स्कूल है, कॉलेज है, उसमें से धार्मिक शिक्षा अगर दी जा रही है तो उनको बाध्य नहीं किया जाएगा, उनको साथ जबरदस्ती नहीं किया जाएगा कि वो शिक्षा प्राप्त ही करें। अगला है आर्टिकल 29(2) शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समान अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी शिक्षा ले के फिर नहीं किया जाएगा। तो अपनी रुचि उसको सम्मिलित कर सकते हैं। निःशुल्क जो आर्टिकल 21(a) में कर दिया गया था, इसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। आर्टिकल 46 कमजोर वर्गों की शिक्षा,
यानी कि जो SC ST पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा संबंधी सुविधा दी जाए और आर्थिक हितों का प्रोत्साहन किया जाए। जैसे अभी जो स्कूल हैं उसमें से ड्रेस मिल रही हैं, कापी किताबें वगैरह मिलती हैं। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, यानी कि हिंदी को अभी भी देश की राष्ट्रभाषा नहीं स्वीकार किया, ये अभी भी राजभाषा के ही रूप में स्वीकार। तो कहा गया है कि जो संघ यानी राज्य है उसका कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, उसका विकास करे, जिससे कि भारत के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और सभी तत्वों में विचार विमर्श करने में सहायक हो सके। इसका मतलब कि हिंदी भाषा का विकास हो और देश के प्रति राष्ट्रीय एकता बनी रहे। अब हम अगला पढ़ेंगे निष्कर्ष। संविधान के कारण किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करना आसान हो जाता है, क्योंकि संविधान एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि भारत का संविधान बहुत विस्तृत और बड़ा है, लिखित है, बहुत स्पष्ट सटीक होता है, भारत के नागरिकों की परिस्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हमारे कुछ मौलिक अधिकार भी हैं, मौलिक कर्तव्य भी हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो संविधान है कई देशों से मिलकर बना हुआ है, लिया गया था कई देशों के संविधान। तो इसकी बहुत सारे जो आलोचक हैं आलोचना भी करते हैं कि ये उधार का संविधान है, बोरी है, कहाँ का आकार है, विशाल आकार है, वकीलों का स्वर्ग है। शिक्षा के बारे में भी बात की गई है, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, सभी को समान अवसर प्राप्त किए जाएं। हमारा संविधान का निर्माण भविष्य को ध्यान में रखकर ही किया गया, जिसमें से हमारी जरूरतों, आवश्यकताओं को ध्यान में रख किया गया। अगला है ये रेफरेंसेस। थैंक यू मैम। मैम हाँ ठीक है, बढ़िया पढ़ा है संयोगिता, तुम्हारी स्लाइड्स बहुत अच्छी बनी थी। मैम मैं भी दे दूं? रूबी ये मैम मेरा उस टाइम कनेक्ट नहीं हो रहा था।